कुछ अहम बातचीत, कुछ बड़े सवाल। विकसित यूपी बैठक झांसी जल्द आ रहा है। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है जीआईसी ग्राउंड आगरा में। अभी जो है मेरे पीछे जो मंच देख रहे हैं आप, ये चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी कांशीराम द्वारा जो बुलाई गई विशाल रैली थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं नज़ारा। रैली अभी समाप्त हुई है, लेकिन क्या कुछ रहा रैली में मुख्य बात है, क्योंकि आगरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है राजनीति के तौर पर, खासकर दलित राजनीति के तौर पर। अब इसे और अच्छे से समझाने के लिए हमारे जो संवाददाता हैं नितिन उपाध्याय इस वक्त मौजूद है। हम नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मुझे ये बताइए कि सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, आखिरकार बसपा का ये कभी होल्ड हुआ करता था, काफी स्ट्रांग होल्ड, उसके बाद बीजेपी की एंट्री और अब 2027 के चुनाव से ठीक पहले चंद्रशेखर आजाद ने अपनी दूसरी विशाल रैली जो है वो आगरा को क्यों चुना, इसका कारण क्या है? देखिए, बिल्कुल आगरा को एक बहुत ही पॉपुलर टर्म है कि दलितों की राजधानी कहा जाता है, और जिस तरीके से मायावती निष्क्रिय हुई हैं और सीटों में भी रिफ्लेक्ट नजर आ रहा है, वो एक सीटों पर सिमट गई 2022 के विधानसभा चुनाव में। तो ऐसे में जो पूरा जो बीएसपी का जो पॉलिटिकल बेस है वो पूरी तरह खाली पड़ा हुआ है, और चंद्रशेखर आजाद इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं कि दलित युवाओं में जो उनकी अपील है, जो मैसेज है, उसको कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर उसको धरातल पर कैप्चर किया जाए, और ये एक बड़ी उनके पीछे उनका प्लान है। और यही वजह है कि ये रैली आज आयोजित हुई है। इसको चुनावी शंखनाद भी कहा जा सकता है। 2027 में चुनाव है और मार्च के करीब ही सरकार बनती है, तो करीब 1 साल सवा साल का वक्त रह गया है। और ऐसे में आज जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसको आपने देखा, संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। 2024 के चुनाव में भी कहा कि आप कि ये रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, आपका अधिकार खत्म हो जाएगा। तो आज भी वही बात की, उन्होंने कहा कि उनके आपके हक और हुकूक पर डाका डाला जा रहा है। उन्होंने निजी क्षेत्र में आरक्षण की वकालत की। उन्होंने अभी यूजीसी ड्राफ्ट में जो इस समय लगातार जो बज क्रिएट है उस पर बात की। तो ये सारी चीजें हैं। चंद्रशेखर आजाद एक मैच्योर लीडर है और वो जानते हैं किस तरह से वो अपने जो उनका बेस वोट बैंक है उसमें कैसे उनको मैसेज देना है। और ये रैली उनकी कार्यक्रम सफल माना जाएगा, क्योंकि एक बड़ी भीड़ आई है लोगों में। उनको देखने का भी जो जोश है, जो क्रेज है, जो हीरोइज्म है, नायक की जो भूमिका रहती है एक लीडर की, जनता की एक अपने लीडर के प्रति, वो आज नजर आई है। तो अगर हम पूछे कि मतलब ये पूरी जनसभा की बात की जाए, तो ये कैसे सफल हुई? मतलब क्या यूथ की संख्या ज्यादा थी, क्या युवा बुजुर्गों की संख्या ज्यादा थी, या महिलाओं की संख्या ज्यादा थी? ऐसे देखिए, संख्या की बात की जाए तो ये जीआईसी ग्राउंड है। हालांकि ये कार्यक्रम पहले होना था रामलीला मैदान में, और चंद्रशेखर आजाद ने कहा भी कि हमें ये कार्यक्रम रामलीला मैदान में करना था, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के वहाँ आंसू टपके थे। तो वो जो एक इमोशनल जो क्वोशिएंट बोलते हैं, एक इमोशनल अपील बोलते हैं, एक राजनेता की जनता से जोड़ने के लिए, उसको बाबा साहब एक कहा जाए एक बहुत बड़ा देश के एसेट हैं और बहुजनों के नायक हैं। तो उनसे जोड़ के उनका आगरा में जो उनके ऐतिहासिक उनका जो महत्व रहा है, उनकी विजिट, क्योंकि 1956 में वो रामलीला मैदान आए थे और बहुत ही इमोशनल अपील की, उसके बाद उनका परिनिर्वाण हो गया था। तो वो चीज़ों से जोड़ के चंद्रशेखर आजाद ने युवाओं में को एड्रेस करने की कोशिश की है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, चंद्रशेखर आजाद अच्छे से समझते हैं, खासकर दलित वर्ग, उसमें भी जाटव समाज, जिसकी सबसे ज्यादा संख्या है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनिस्पत पूर्वी उत्तर प्रदेश से सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक रूप पर जो दलित वर्ग है बहुत मॉडर्न है। आगरा की बात की जाए तो आगरा में 2007 में 9 में से 6 सीट, हालांकि एक सीट धर्मपाल जनमोर्चा से थे, राजबब्बर की पार्टी से, वो भी शामिल हो गए थे। और 2012 में जब अखिलेश रिजीम थी उस समय भी 9 में से 6 सीट बीएसपी की रही। लेकिन 2017 में यहाँ खाता भी नहीं खुला बीएसपी का, और इसके साथ ही 2022 में भी यहाँ बीएसपी का खाता नहीं खुला। तो ये बहुत ही कॉन्क्रीट और बहुत ही सॉलिड जो बेस है बहुजन समाज पार्टी का, उस वोट बैंक पर चंद्रशेखर आजाद बहुत मजबूती से नजरें गड़ाए हुए हैं। और यहाँ से देखिए, एक बड़ी बात और है, आगरा में इस कार्यक्रम को करने का मतलब क्या है? देखिए, दलित राजनीति की ये प्रयोगशाला आगरा रहता है हमेशा। यहाँ से जो भी दलित विमर्श होता है वो आगरा से जब चर्चाएं चलती हैं, वो पूरे देश में वो चर्चाएं आगे बढ़ती हैं। तो चंद्रशेखर आजाद के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुनील चित्तौड़, वो भी आगरा से ताल्लुक रखते हैं, एक जमाने में बीएसपी के बड़े नेता थे। तो जो
दलित विमर्श है। देखिए कांशीराम, आजाद समाज पार्टी कांशीराम, और इन्होंने DS4 बनाया था, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। तो ये जो पॉलिटिक्स है, जो बीएसपी की पॉलिटिक्स रही थी, जो 15 वर्सेस 85 की लड़ाई रही, यानी सवर्ण बनाम बहुजन की लड़ाई रही, उसी कहीं ना कहीं उसी पॉलिटिक्स को अब चंद्रशेखर आजाद एक उसी पॉलिटिक्स पर आगे बढ़ रहे हैं, उसी पॉलिटिकल लाइन पर वो आगे बढ़ रहे हैं। और उनको ये लगता है कि जो मायावती ने वो वैक्यूम क्रिएट किया है, तो ऐसे में अगर उनको अगर वो अपील कर पाते हैं खासकर दलित युवाओं में, तो वो एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति क्रिएट कर। बीएसपी का आपने नाम लिया, क्योंकि बीएसपी का आप बता भी रहे थे कि किस प्रकार से यहाँ पर होल्ड रहा, लेकिन अभी जैसे कि 9 अक्टूबर के बाद से जो तस्वीर बदली है, मायावती ने एक तरह से बिगुल फूका है अपने भी तमाम समर्थकों के अंदर। वहां पर भी लखनऊ में हमने देखा कितनी भारी संख्या में जो भीड़ आई थी, और वहीं जब भीमराव अंबेडकर साहब का जो है एक तरह से दिवस था, तो उस दौरान भी जो है बिना बुलाए, बिना किसी रैली को बुलाए वहां पर भी भीड़ थी। क्या लगता है कि चंद्रशेखर आजाद के लिए क्या उभरता हुआ जो बसपा है वो भी एक बड़ा चैलेंज होगा? देखिए बिल्कुल, देखिए आप ये समझ सकते हैं कि अगर चंद्रशेखर आजाद की पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो बीएसपी डाउन होगी, क्योंकि जो बेस वोट है, वो जिस वोट पर मायावती जिसको टारगेट करती है और जिस बेस वोट पर चंद्रशेखर आजाद करते हैं, वो लगभग एक है। दूसरा, ये जो पूरी पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स है कहीं ना कहीं दलित वर्ग में उनकी स्वाभिमान को जगाने को लेकर, उनका कहा जाए 3-4 जो प्रभुत्ववादी जो वर्ग है उनको चुनौती देकर। देखिए आपको याद होगा, मुझे याद आ रहा है कि कांशीराम ने एक बार एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, जब उन्होंने DS4 बनाया था, तो उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण की बोली, ठाकुर की गोली, बनिया की झोली। जब इन तीनों जातियों का आप तिलिस्म तोड़ दोगे, तब आप दलितों, आप इस पर हिंदुस्तान में आपकी सत्ता होगी, आप भागीदारी होगी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस चीज को समझने की जरूरत है। मायावती 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की सरकार में रही, और उन्होंने ये बहुत बेहतर तरीके से पॉलिटिकली अपने आप को एस्टेब्लिश किया। समयांतर में चीजें बदली, मायावती की एक सीट पर रह गई, वो पॉलिटिकली लगातार लोकसभा चुनाव में भी अपनी जमीन खोती रही। और उससे ज्यादा आपको एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 2024 का चुनाव हुआ, उसमें क्या हुआ, उसमें तमाम मुद्दे थे। संविधान बचाने का मुद्दा था, आरक्षण हटाने को लेकर वो था, एक शगुफा था, तमाम जो पूरा इंडिया ब्लॉक के लोगों ने कहा। और उसमें ये देखा गया कि दलित वर्ग में एक बेचैनी थी, उनको लगा कि अगर बीजेपी 400 पार आ जाएगी तो वो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें कर देगी। उसके बाद ये हुआ कि जो बीजेपी का जो नेक्स्ट राइवल था, कई जगह समाजवादी पार्टी थी, उसको बहुत बड़ा वोट शिफ्ट हुआ, और मायावती ने इस चीज को बहुत समझा कि उनका जो वोट बैंक, जो मायावती का सॉलिड कॉन्क्रीट वोट है, किसी भी हाल में उनको बीएसपी को ही वोट करना है, हाथी पर ही बटन दबाना है, वो 2024 के चुनाव में शिफ्ट हुआ है। कहीं ना कहीं उसमें बेचैनी है। तो ऐसे में एक तरफ मायावती भी अब 27 में हुंकार भर रही हैं अपने, उन्होंने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर से जिम्मेदारी दी है, बीच में हालांकि कई सारी आपस में भी शुरू करने वाले हैं। हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि ये 2027 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बीजेपी इस समय एक बार फिर से, तमाम बीजेपी की नजर दलित वोट बैंक पे है। हालांकि आगरा से ही आने वाली एक बीजेपी की कैबिनेट मंत्री हैं, काबीना मंत्री बेबी रानी मौर्य, उन पर बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या वो दलित वर्ग में भी जाटव समाज को जोड़ पा रही हैं? ये बीजेपी को उनका एनालिसिस करना बहुत जरूरी होगा। क्या वो एनालिसिस कि क्या बेबी रानी मौर्य की उपयोगिता पार्टी के लिए है या नहीं है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी, PDA, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, कभी कभी अखिलेश यादव ऐसे अगड़ा भी बोल देते हैं। सवाल ये है कि क्या जो PDA के नाम पर एक फार्मूला फिर बनाया गया है 85-15 का, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स 80 बनाम 20 की है। मुस्लिम एक तरफ रख दो, बाकी पूरा 80 पर वोट बैंक की लड़ाई है। इनकी जो पॉलिटिक्स है वो 85 बनाम 15 की लड़ाई है। देखिए जैसे जैसे अगर आपको लगेगा अगर जाति की लड़ाई मजबूत होगी तो हिंदुत्व हल्का होगा, और जैसे जैसे अगर जातिगत राजनीति ऊपर होगी तो फिर ये क्षेत्रीय दल या कहा जाए एंटी बीजेपी जो पूरा जो पॉलिटिकल बेस है, जो विचारधारा के लोग हैं, वो मजबूत होंगे। तो ये पूरी कड़ित है। और आज की जो रैली है चंद्रशेखर आजाद की, बहुत ज्यादा जो युवाओं में जोश नजर आया, बहुत ज्यादा उनमें एक जुनून नजर आया। सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जनता जिसमें हीरोइज्म देखे, जिसमें नायक देखे, वो नायक चंद्रशेखर आजाद के तौर पर नजर आया। जिस तरह से तमाम जो बैरिकेड्स हैं उनको वो लगातार लगा के तोड़ दिए जाएंगे। हमने देखा यहाँ कुर्सियां भी जो है पीछे पड़ी हुई हैं, आप देखेंगे, कैमरा उनको दिखाऊंगा भैया एक बार दिखाएं जाए किस प्रकार से जो है यहाँ पर कुर्सियां भी जो है आसपास काफी टूटी पड़ी हैं, दोनों साइड टूटी पड़ी हैं। हालांकि यहाँ लोग ये कह रहे हैं कि कुछ लोग इस पर खड़े हुए थे, लेकिन पीछे से जब धक्का आया तो वो संभाल नहीं पाया, उसके बाद ये कुर्सियां टूटी हैं। देखिए आप एक चीज गौर करेंगे, मैं बहुत बारीक तरीके से पॉलिटिक्स को ऑब्जर्व करता हूँ।
आप देखेंगे बीएसपी की कभी किसी रैली में जाएंगे आपको कार्यकर्ता अनुशासन नजर आता है, लेकिन आपको नजर आएगा बीजेपी के कार्यकर्ता अनुशासन नजर आएगा। कोई भी रैली हो, कांग्रेस को नजर आए, चाहे वो मैं समाजवादी पार्टी देखूं या आजाद समाजवादी पार्टी, इनका जो सबसे बड़ा जो कोर वोट है वो युवा है, और उसमें भी जोशीले युवा। तो कई बार ये इस तरह की अपरिस्थिति दिखने को मिलती है। बात की आपने, वो जो ऊपर आप देख रहे हैं वहाँ पीछे बड़ा सा बोर्ड है, इस बड़े वाले बोर्ड पे भी जो है लोग चढ़े हुए थे। बकाया चंद्रशेखर ने कहा कि उनको भी धन्यवाद, जो पेड़ पे चढ़ रहे हैं उनको भी धन्यवाद, पीली वाली बिल्डिंग पे भी जो खड़े हैं उनको भी धन्यवाद। देखिए सिंपल सी बात है, देखिए किसी भी नेता के लिए उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है, उसकी जो कैपिटल होती है वो सोशल कैपिटल है, और वो पूंजी आज उनको यहाँ नजर आई। और सुनील चित्तौड़ जो उनके प्रदेश अध्यक्ष, ये बहुत महत्वपूर्ण, हाँ, वो बीएसपी के कोऑर्डिनेटर रहे और बीएसपी सरकार में उनका जलवा रहा है। उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बना दिया। बीएसपी का जो वैक्यूम है, उस वैक्यूम को कहीं ना कहीं भरने की कोशिश है, चुनावी शंखनाद कहा जा सकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, देखिए भाईचारा बनाओ, यानी जय भीम जय मीम, जिसको कल 2 दिन पहले इसी जगह विराट हिंदू सम्मेलन हुआ, देवकीनंदन ठाकुर आए, उन्होंने बोला जय भीम जय मीम हमें स्वीकार्य नहीं है। मैं उस प्रोग्राम को भी हमने कवर किया था। क्यों स्वीकार्य नहीं है? क्योंकि उनको लगता है कि फिर उनको वो पॉलिटिकल उनको वो स्ट्रेटजी सूट नहीं करती है। तो आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम दलित गठजोड़ को लेकर यहाँ एक नया पॉलिटिकल इक्वेशन बनाने की चंद्रशेखर आज़ाद की कोशिश है, और चंद्रशेखर आज़ाद ने मंच पर तमाम लोगों को, मुस्लिम वर्ग के जो अल्पसंख्यक समाज के, हालांकि उसमें सिख जैन और तमाम लोगों का भी उन्होंने एड्रेस किया, वो भी वहाँ मौजूद थे। तो कुल मिला के चंद्रशेखर आज़ाद जब से नगीना से सांसद बने हैं, उनका एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी उनकी मजबूत हुई है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जितने भी जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन मुद्दों पर वो पहुँच रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का कोई सा भी जिला हो, चाहे कोई हो, चाहे सहारनपुर से सोनभद्र और गाजीपुर से गाजियाबाद तक वो लगातार पहुँच रहे हैं। ये चीज़ कहीं ना कहीं मायावती मिस कर रही हैं। मायावती के लोगों ने, किसी व्यक्ति ने मुझसे बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ना वो सुख में शामिल हो रही, ना दुख में शामिल हो रही, ना सड़कों पर उतर रही हैं। ये दलित समाज के लोगों में कहीं ना कहीं इसको लेकर बेचैनी है कि उनकी जो वामसेफ की विचारधारा थी, जैसे हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है, आरएसएस उनका कहा जाए एक विचारधारा वैचारिक संगठन है, ऐसी बीएसपी का वैचारिक संगठन वामसेफ रहा। वो आइडेंटिटी, वो बहुजन जो शक्ति है, वो कहीं ना कहीं उनको वो प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा, उनको वो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा। और ये नारा भी लगता रहा कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी ये पूरा जो लड़ाई है वो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की। और लोकतंत्र में जिसकी जितनी, जो समाज जितना ज़्यादा संख्या रखता है उसको उतना ज़्यादा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले, ये बात आज फिर चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा। तो आप समझ सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद को बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में एक पॉलिटिकल लैंड उनको नज़र आ रहा है, जिस पर वो अपना दावा ठोंक रहे हैं, एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इसको मूव कर रहे हैं, उधर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी जो लड़ाई है, जो कोर वोट है, वो बीएसपी है। उस वोट बैंक में वो सेंध लगाएंगे तो पॉलिटिकली वो आगे बढ़ जाएंगे। तो आज अगर इस सभा के बाद जो है पॉइंटर्स निकाली जाए, तो जैसा कि आपसे बातचीत करने में हमें पॉइंटर्स मिला, एक तो ये है कि एक तो मतलब दलित प्लस मीम यानी कि मुस्लिम, दलित प्लस मुस्लिम का एक गठजोड़ ये हो गया। दूसरा ये है कि युवाओं में अपना एक हीरोइज्म जो उनका निकल कर आया बाहर, नायक की छवि जो आई वो आई। और इसके अलावा जिस प्रकार से उन्होंने जो जगह चुनी कि यहाँ आगरा में, क्योंकि बसपा का काफी होल्ड था, उन्होंने उनकी टीम में सीधे बसपा के कोऑर्डिनेटर को शामिल किया और कोऑर्डिनेटर को जिम्मेदारी दे दी। उन आजाद समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष आगरा से ताल्लुक रखते हैं, बीएसपी के कोऑर्डिनेटर रहे, और बीएसपी के अगर सांगठनिक हिरार्की को देखा जाए तो कोऑर्डिनेटर का बहुत जबरदस्त जलवा रहा है, पावर बहुत दी गई है ना। तो ऐसे में अब सुनील चित्तौड़ एमएलसी रहे हैं, उनका एक जमाने में जब बीएसपी सरकार में उनकी बहुत प्रभावशाली भूमिका रही, अब उनको भी प्रूव करना था, अपने होम ग्राउंड पे प्रूव करना था। हाँ, तो ये रैली सफल मानी जाएगी। अब इस रैली से सवाल ये है कि बीजेपी भी इसको देख रही है, सपा भी इसको देख रही है, और बीएसपी भी देख रही है। इवन 2027 में अगर छोटे दल हैं, जहाँ जिसमें आप ओम प्रकाश राजर की पार्टी देख लो, निषाद पार्टी देख लो, या आप अपना दल देख लो, तो ऐसे में एक ये आजाद समाज पार्टी है, ये भी एक ऐसा एक छोटा दल है जिससे बड़े दल गठबंधन करना चाहेंगे, और उनके जो पॉलिटिकली जो इक्वेशन है उसको सूट करेगा। तो अब देखिए क्या रहता है। 2027 को लेकर अब राजनीतिक जो गर्मी है वो अब बढ़ रही है, और 1 साल का समय बचा हुआ है। बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से पॉलिटिक्स बदलती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय, जो कि बता रहे थे किस प्रकार से समीकरण जो है आज चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ मंच से बिगाड़ दिया है, और साफ तौर पे ये रैली उनकी जो है बता रहे हैं कि ये सफल रैली मानी जाएगी। तो बाकी तमाम ऐसी जानकारी और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए यूपी तक के साथ। धन्यवाद।